नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम वाक्य के भेदों के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद में तीसरा भेद मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा जानेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पिछले वीडियो वाक्य भाग 1 और वाक्य भाग 2 में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग और वाक्य के भेदों में रचना के आधार पर वाक्य भेद में पहला सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य, उन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके साथ ही वाक्य की परिभाषा और उसके प्रकारों को संक्षिप्त रूप में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि जहां पर शब्दों का सार्थक समूह हो जाता है, या सार्थक समूह यानी अर्थ देने वाला समूह जहां पर हो जाता है, वहां पर वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इस प्रकार एक निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। ठीक है साथियों, जैसे रमेश अखबार पढ़ता है। अब हम वाक्य के प्रकारों के बारे में जानेंगे। वाक्य के भेद या प्रकार, वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेदों में भी 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पहला आता है सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। साथियों, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन दो के बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेदों में तीसरा भेद मिश्र वाक्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में उपवाक्य प्रायः व्यधिकरण योजक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है साथियों, यह तो हुई परिभाषा मिश्र वाक्य की। परिभाषा में यहाँ पर आप लाल रंग में जो 3 शब्द देख पा रहे हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और व्यधिकरण योजक जो अव्यय हैं, यह क्या चीज है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो परिभाषा कहती है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। यहां पर एक उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में गांधी जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। सदा सत्य बोलो यह आश्रित उपवाक्य है और जो बीच में शब्द की आया हुआ है, यह व्यधिकरण योजक अव्यय है। इस उदाहरण के आधार पर यह कौन सा वाक्य हुआ? यह मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है साथियों, आगे हम अब जानेंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है और व्यधिकरण योजक अव्यय क्या चीज है। साथियों, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बारे में जानने से पहले हमें उपवाक्य के बारे में जानना
जरूरी हैं। तो एक पूरे वाक्य का आधा भाग अर्थात उपभाग या उपवाक्य कहलाता है। साथियों, यह एक पूरा वाक्य है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह एक पूरा वाक्य है। इसका आधा भाग अर्थात गांधी जी ने कहा, यह एक उपवाक्य हो गया। सदा सत्य बोलो, यह दूसरा उपवाक्य हो गया। अर्थात इस पूरे वाक्य के दो टुकड़े करने पर हमें जो है दो उपवाक्य मिले हैं। पहला गांधी जी ने कहा और दूसरा सदा सत्य बोलो। अब बात आती है कि उपवाक्यों में प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो प्रधान उपवाक्य की परिभाषा है, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उद्देश्य अर्थात मुख्य कर्ता, मुख्य विधेय अर्थात मुख्य क्रिया। तो इस वाक्य में सदा सत्य बोलो किसने कहा? गांधी जी ने कहा, तो यह मुख्य कर्ता हुए और कहना जो है वह मुख्य क्रिया हुई। इस प्रकार यह जो वाक्य हुआ, गांधी जी ने कहा, यह कौन सा वाक्य हुआ? यह हुआ प्रधान उपवाक्य। और अब आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। साथियों, सदा सत्य बोलो यह जो उपवाक्य है, यह प्रधान उपवाक्य गांधी जी ने कहा इस पर आश्रित है। अगर गांधी जी नहीं कहते तो यह वाक्य होता भी नहीं। इस कारण यह वाक्य जो है सदा सत्य बोलो, यह पहले वाक्य गांधी जी ने कहा अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, इस पर आश्रित है। इस कारण यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? यह कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है साथियों, अब हम वैधिकरण योजक अव्यय के बारे में जानेंगे। साथियों, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरे अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद किए गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के भी चार भेद किए गए हैं, जिनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है साथियों, समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं, उनके दो भेद किए गए हैं, जिनमें पहला समानाधिकरण बोधक और दूसरा वैधिकरण बोधक या योजक अव्यय। ठीक है, यही जो वैधिकरण जो शब्द हैं वही यहाँ पर जो है अव्यय के रूप में इन वाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय बोधक स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते बल्कि आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है साथियों, यहां पर आप ध्यान देना कि जो समुच्चय बोधक स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते, स्वतंत्र उपवाक्यों को यह नहीं जोड़ता है, बल्कि ये किसे जोड़ता है? आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है प्रधान वाक्यों से। स्वतंत्र उपवाक्यों तो वाक्यों को कौन जोड़ते हैं? संयोजक शब्द, जो कि संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते थे, हमने पिछले वीडियो में जाना था। यह जो वैधिकरण योजक जो अव्यय शब्द हैं, वह जो है आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे प्राचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यहां पर किसने कहा? प्राचार्य ने कहा। तो प्राचार्य क्या हुए? मुख्य उद्देश्य हुए अर्थात मुख्य कर्ता, और कहना मुख्य क्रिया हुई। इस प्रकार मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया मिलकर क्या कहलाए? प्रधान उपवाक्य। तो यह तो हुआ प्रधान उपवाक्य। और यह जो है कल छुट्टी रहेगी, यह प्राचार्य पर निर्भर है अर्थात प्राचार्य के कहने पर आश्रित है। इस कारण यह आश्रित उपवाक्य कहलाया और यह प्रधान उपवाक्य कहलाया। जो कि यह जो वैधिकरण योजक शब्द है, यह बीच में जुड़ा हुआ है, यह आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कि दो उपवाक्य हैं, पहला प्राचार्य ने कहा और दूसरा
कल छुट्टी रहेगी को जोड़ने का कार्य कर रहा है, परंतु इन उपवाक्यों में पहला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित है। जिस प्रकार अभी हमने जाना भी था कि प्रधान उपवाक्य क्यों है, क्योंकि इसमें प्राचार्य जो है वो कहने वाले हैं, मुख्य कर्ता है, और कहना जो है वह मुख्य क्रिया है। इसके कारण यह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है साथियों, अब हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान जानेंगे कि किस प्रकार हम एक वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जिस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य होगा, और जिस उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती है वह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ध्यान से साथियों इस बिंदु को आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ें कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर हमें जो है मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना पड़ेगा। और सरल वाक्य के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा वाक्य भाग 1 में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जब हम मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे और सरल वाक्य बदलने पर जिस उपवाक्य अर्थात एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे, तो जिस भी उपवाक्य में क्रिया बदल जाती हैं, जो क्रिया है अगर वो बदल जाती हैं तो वह आश्रित उपवाक्य होगा। कौन सा होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। और जिस उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती हैं वह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। यहाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यह मिश्र वाक्य है। इसे सरल वाक्य में हमने बदला, मैं परिश्रम करने पर सफल हो जाता। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है परिश्रम करता, जो कि क्रिया है। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको सरल वाक्य में बदला तो परिश्रम करने हो गया, कर्ता का क्या हो गया? कर्ता का हो गया करने। अर्थात यहाँ पर जो है करने जो है परिश्रम करने, यह शब्द परिवर्तित हुआ है। तो परिभाषा में भी यही कहा गया था कि जिस उपवाक्य में क्रिया बदल जाती है, यहाँ पर क्रिया बदल चुकी है, परिश्रम कर्ता का परिश्रम करने हो चुका है, तो यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और आगे देखिए, परिश्रम करने पर सफल हो जाता। तो सफल हो जाता शब्द जो है वो वाक्य वैसा का वैसा ही रहा है जैसा कि मिश्र वाक्य में था। अर्थात यह वाक्य क्या कहलाएगा? यह वाक्य कहलाएगा प्रधान उपवाक्य, और परिश्रम करने वाला वाक्य क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसके आधार पर इस वाक्य से हम निर्णय नहीं करेंगे कि कौन सा वाक्य इसमें आश्रित है और कौन सा प्रधान है। केवल हमें सरल वाक्य में बदलना है, और सरल वाक्य में बदलने के बाद पुनः हमें इस वाक्य में पहुंचना है मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य में पहुंचने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि यहाँ पर जो है यदि मैं परिश्रम करता, यह जो वाक्य होगा पूरा यह कहलाएगा आश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है। कर्ता का साधारण वाक्य बदलने पर करने हो चुका था, और सफल हो जाता, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह तो कहलाएगा प्रधान। और यदि मैं परिश्रम करता, यह कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है साथियों, अब देखिए नीचे भी यही दिया हुआ है कि इस प्रकार उपरोक्त मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर परिश्रम करता क्रिया जो है परिश्रम करने में बदल गई। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बदल गई, इस कारण यह वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह जो वाक्य है यदि मैं परिश्रम करता, यह वाक्य क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और सफल हो जाता क्रिया नहीं बदलने के कारण प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। यह जो है सफल हो जाता, यह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है साथियों, आगे हैं। अब परिभाषा के अनुसार जो है हम मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। साथियों यहाँ पर उदाहरण वही है
गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और कहना क्या है? क्रिया है। तो यह मुख्य कर्ता यानी उद्देश्य और मुख्य क्रिया यानी विधेय, तो दोनों मिलकर क्या हुए? जिस वाक्य में एक मुख्य कर्ता हो और एक मुख्य क्रिया हो, वह वाक्य क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य या साधारण वाक्य। और जो दूसरा वाक्य है कि सदा सत्य बोलो, यह जो है यह इस पर आश्रित है, गांधी जी पर आश्रित है। इस कारण यह वाक्य क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। और इस प्रकार परिभाषा के अनुसार यह वाक्य हुआ मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है साथियों, अब हम यहां पर एक और ले लेते हैं कि बुरा मत देखो। परिभाषा में भी कहा गया है कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। तो यहां पर देखिए एक आश्रित उपवाक्य तो ये रहा, सदा सत्य बोलो, और एक और हमने ले लिया बुरा मत देखो। ये दोनों ही जो हैं वो किस पर आधारित हैं? पहले यानी प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। इसके कारण यह वाक्य क्या कहलाएगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाएगा। इसके आगे भी हम कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक है साथियों, अब बात आती है आश्रित उपवाक्य की। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह परिभाषा हमने जानी थी। साथियों, आश्रित उपवाक्य के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वहां पर उत्तर मिलेगा कि आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम एक एक करके इन प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है। साथियों, यहां पर ध्यान देना, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः की से होता है, यानी जो यह शब्द दे रखा है कि जो अव्यय है उस शब्द से प्रायः यानी अधिकांश रूप में जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे राम ने देखा कि मोर नाच रहा है। यहां पर देखो परिभाषा के अनुसार हम जानेंगे। परिभाषा कहती है कि जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, अब यहां पर हमें यह ढूंढना है कि इसमें से आश्रित कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो मोर नाच रहा है, यह किसने देखा? यह राम ने देखा। तो यहाँ पर राम हुए मुख्य कर्ता यानी मुख्य उद्देश्य, और देखना हुई मुख्य क्रिया यानी मुख्य विधेय। अर्थात जहां मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय हो वहां कौन सा वाक्य होता है? प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है साथियों, तो यह तो हुआ राम ने देखा प्रधान उपवाक्य, और बाकी जो बचा है मोर नाच रहा है, यह इस पर आश्रित है कि राम ने देखा। तो यह वाक्य कौन सा हुआ? आश्रित उपवाक्य। अब परिभाषा के अनुसार जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, अब यह जो आश्रित उपवाक्य है मोर नाच रहा है, इसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मोर नाच रहा है, यह जो आश्रित उपवाक्य है इसका प्रयोग जो है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा है राम, इसके स्थान पर हो रहा है कि राम ने देखा कि मोर नाच रहा है। इसके कारण यह वाक्य कौन सा कहलाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और इसमें जो है एक यह जो चिन्ह लगा है वैधिकरण योजक चिन्ह, वह भी जो है यह दर्शाता है कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं तो उस उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि में से किसी शब्द से होता है। जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। साथियों, यहाँ पर परिभाषा के अनुसार जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं तो सबसे पहले तो हमें इन वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटना होगा। उसके लिए हमने पहले भी जाना था कि अगर हमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान करनी है तो उसे यानी उस वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना होगा। और जब हमने इस वाक्य को सरल वाक्य में बदला तो इस प्रकार आया, विद्वान लोगों का सभी आदर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वाक्य है सभी आदर करते हैं, यह वैसा का वैसा आया है, इसलिए यह कौन सा वाक्य हुआ? यह वाक्य हुआ प्रधान वाक्य। और विद्वान लोगों का यह कौन सा वाक्य हुआ? यह वाक्य हुआ आश्रित वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार यह आश्रित वाक्य हो गया क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है और सभी आदर करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए प्रधान वाक्य कहलाएगा। अब परिभाषा के अनुसार कि जब कोई आश्रित उपवाक्य यानी यह जो विद्वान होते हैं प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधान उपवाक्य हैं, सभी आदर करते हैं, इनकी विशेषता बतलाते हैं कि विद्वान होते हैं। विद्वान होने पर ये उनकी विशेषता है, तभी आदर कर पाएंगे। तो इसके कारण यह वाक्य कौन सा हुआ? यह विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ जो कि जो शब्द से जुड़ा हुआ है। यह एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि विशेषण आश्रित उपवाक्य जो हैं इनका प्रारंभ जो है प्रायः यानी अधिकांश रूप में जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों से होता है। तो आप इन शब्दों के माध्यम से भी इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य कौन सा है। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तो उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि में से किसी शब्द से होता है। जैसे यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इसे हमने सरल वाक्य में बदला, राम परिश्रम करने पर अवश्य उत्तीर्ण होता। तो यहाँ पर देखिए अवश्य उत्तीर्ण होता, यह नहीं बदला, इसलिए यह प्रधान वाक्य हुआ। राम परिश्रम करने हो गया तो यहाँ पर यह कौन सा हो गया? यह आश्रित हो गया। अब यहाँ क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। क्रिया है उत्तीर्ण होना और उसकी विशेषता है कि वह परिश्रम करने पर ही उत्तीर्ण होगा। इसके कारण यह वाक्य कौन सा कहलाया? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाया, जो कि वैधिकरण योजक अव्यय यदि से जुड़ा हुआ है, जो कि इनके ये चिन्ह है, जो कि शब्द हैं यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। यह शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो इन वाक्यों से भी हम पहचान करके वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि आश्रित उपवाक्यों में यह कौन सा जो है वाक्य है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह आपका रचना के आधार पर वाक्य भेदों में तीसरा भेद मिश्र या मिश्रित वाक्य पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।